हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अपनी यूपी जीके स्कैनर सीरीज का पार्ट नंबर 6। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से हम अपनी बुक यूपी जीके स्कैनर को डिस्कस कर रहे हैं, यानी इसके क्वेश्चन को हम लगा रहे हैं। तो आप लोगों को बता दूं, जो भी लोग यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी लेखपाल का एग्जाम हो, फार्मेसिस्ट एग्जाम हो, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में ये लेक्चर सीरीज आप लोगों के लिए हेल्प करेगी। क्योंकि इस बुक में जो यूपी ट्रिपल एससी के नए पैटर्न के आधारित के क्वेश्चन है यूपी जीके के, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपके पास ये बुक है, खुद से भी लगा सकते हैं, नहीं है तो इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से ये इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये क्लास आज की लाइव नहीं होगी, लेकिन लाइव समझ के ही आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 1194 ईस्वी के प्रसिद्ध चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के किस गढ़वाल शासक को पराजित किया था? आप हर क्वेश्चन को पहले खुद से करने की कोशिश करेंगे, इसके बाद इसका आंसर देखेंगे, जिससे इसकी प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो पाएगी। तो पहले क्वेश्चन का सभी लोग आंसर अपने मन में सोच सकते हैं या पेन कॉपी लेकर बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। जयचंद किसको हराया था? जयचंद को। तो इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। ध्यान रखेंगे 1194 ईस्वी में चंदावर जो आधुनिक नाम क्या है यूपी में, तो ध्यान रखेंगे इटावा। इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो चंदावर है उसका आधुनिक नाम क्या है, तो ध्यान रखेंगे इटावा। तो ये युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल बंद के अंतिम प्रतापी राजा जयचंद को पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी। तो इसको ध्यान रखेंगे। इससे पहले भी दो युद्ध हुए थे। 1191 में आपका तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान की विजय हुए थे, और पृथ्वीराज में भी अगर आपसे पूछें तो पृथ्वीराज थर्ड थे। ठीक है। दूसरा हुआ था 1192 में पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद 1194 में ये युद्ध हुआ था, कौन सा? आपका चंदावर का युद्ध। तो इसमें मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? जयचंद को। ध्यान रखेंगे। और इस युद्ध के बाद उत्तर प्रदेश का धीरे धीरे जो शासन क्षेत्र था किसके हाथों में चला गया था? तुर्कों के हाथों में चला गया था। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आपको सूची वन को सूची टू से सम्मिलित करना है। ध्यान रखेंगे। सूची वन में दिए गए सल्तनत काल इतिहासकारों संतों को सूची टू में दिए गए उनके जन्म स्थान यानी कि उत्तर प्रदेश में सम्मिलित कीजिए। सही कोड का आपको चयन करना है। एक और आपको व्यक्ति दिए गए, दूसरी ओर आपको उनके जन्म स्थान दिए गए। अमीर खुसरो को आपको मैच करना है किससे? तो अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था आपको बताना है। जियाउद्दीन बर्नी और शेख निजामुद्दीन औलिया। तो शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहां हुआ था? बदायूं के अंदर। तो ये इससे मैच हो जाएगा। जियाउद्दीन बर्नी इनका जन्म कहां हुआ था? बरन बुलंदशहर में। और अमीर खुसरो का पटियाली कासगंज में। तो आपका कौन सा हो जाएगा? 213। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। देख भी सकते हैं अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में कहां हुआ था? पटियाली, जो आजकल मतलब आधुनिक नाम क्या है? कासगंज, इसमें हुआ था। जियाउद्दीन बर्नी का संबंध बरन यानी कि आधुनिक बुलंदशहर से था। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1236 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। और शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर है? दिल्ली में। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नई दिल्ली में इनकी दरगाह है। अगला क्वेश्चन है आपका, कृष्ण भक्ति को समर्पित अष्टचाप कवियों का समूह डैश के द्वारा स्थापित किया गया था, जो पुष्टि मार्ग के संस्थापक के शिष्य थे। तो इसमें आपको 2 रिक्त स्थान दिए। दोस्तों, ये इस तरह के क्वेश्चन हैं जो आजकल यूपी ट्रिपल एससी पूछ रहा है, तो उसी पर आधारित हैं। तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। तो जो अष्टचाप कवियों के समूह कौन है? तो इसमें आ जाएगा आपका विट्ठल दास, और ये पुष्टि मार्ग जो संस्थापक थे वल्लभाचार्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। तो वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। ये आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन तो आपका यही बन जा रहा है, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? ध्यान रखेंगे, वल्लभाचार्य ने। ध्यान रखेंगे आगे, उनके पुत्र और शिष्य विट्ठल दास ने कृष्णलीला गान संप्रदाय के रूप में अष्टचाप कवियों की स्थापना की थी। और इस समूह में 8 कवि शामिल थे, जिनमें सूरदास भी एक थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप इस बुक की खुद से प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आप हमारी ये इस बुक को खुद भी परचेस कर सकते हैं। ये आपको मीशो पर भी मिल जाएगी। अदरवाइज इस नंबर पर कांटेक्ट करके भी आप हमसे स्पीड पोस्ट के माध्यम से मंगवा सकते हैं। हो सकता है मीशो पर थोड़ी सी महंगी पड़े, लेकिन हमारे पास ये मात्र 319 में मिल जाएगी आपको, डिलीवरी चार्ज इंक्लूड साथ। इसके अलावा कंप्यूटर की बुक 1 से 2 दिन में ये लॉन्च हो जाएगी, और ये भी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। ये भी आपको मीशो पर अवेलेबल करा दी जाएगी। और अगर आप बाद में वीडियो देखेंगे तो मीशो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों बुक का मिल जाएगा। अदरवाइज इस नंबर पर कांटेक्ट करके भी आप ये बुक स्पीड पोस्ट के माध्यम से मंगवा सकते हैं।
आप हमसे डायरेक्ट लेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी सी कॉस्ट मतलब आपको प्राइस में छूट मिल जाए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोनों ही बुक आपके यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके के नए पैटर्न आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हुमायूं के सैन्य अभियानों को कालानुक्रम व्यवस्थित करें। तो इनमें आपको बताना है कौन सा अभियान पहले हुआ, कलिंजर अभियान, चुनार का घेरा और चौसा का युद्ध, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। तो इनमें आपको सही चुनना है, तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले कलिंजर अभियान हुआ, फिर चुनार का घेरा युद्ध हुआ, फिर चौसा का युद्ध हुआ, फिर कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। तो हुमायूं के अभियानों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। सबसे पहला आपका कलिंजर का अभियान 1531 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें हुमायूं के प्रथम सैन्य अभियान बुंदेलखंड में कलिंजर के राजा के विरुद्ध था। ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, कलिंजर के राजा के विरुद्ध था। अगला आ जाता है चुनार का घेरा, जो कि 1532 में। तो शेरशाह यानी कि शेरशाह की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए उसने चुनार के किले को घेरा था। किसने? हुमायूं ने। नेक्स्ट आ जाता है चौसा का युद्ध। तो ये कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। और ये कर्मनशा नदी के तट पर हुमायूं और शेर खान के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं हार गया था यानी कि पराजित हुआ था। उसके बाद कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध हुआ था। ये कब हुआ था? 1540 में। इस युद्ध में भी हुमायूं एक बार फिर से शेरशाह से पराजित हुआ था और उसे भारत से पलायन करना पड़ा था। तो इसको ध्यान रखेंगे। जो दोबारा कुल मिला के ये जो हुमायूं था इसमें हार गया था। उसके बाद 1545 में दोबारा इसकी एंट्री हुई थी शेर खान की मृत्यु के बाद। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में मुगल शासन की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन आपका दिया हुआ है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1556 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। दूसरा कथन है, बाबर ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया और पद पातशाही की स्थापना, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। अगला कथन है आपका, 1527 ईस्वी में उसने फतेहपुर सीकरी के निकट खानवा नामक स्थान पर राणा सांगा को पराजित किया, जिससे बाबर की शक्ति का आकर्षक केंद्र आगरा दिल्ली बन गया। तो उपरोक्त में से आपको बताना है कौन सा कथन सही है, यानी आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा? पहला और तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्यों गलत है इसको भी देख लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे क्यों इसमें पहले कथन की बात करें, क्योंकि बाबर ने 1556 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो बिल्कुल ये सही हो जाता है। वहीं दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरा गलत क्यों है? तो ध्यान रखेंगे बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था, ना कि दिल्ली को। तो इसलिए हमारा ये गलत हो जाता है दूसरा कथन। तीसरा सही है, खानवा के युद्ध में विजय के बाद मुगल शक्ति का केंद्र बिंदु आगरा दिल्ली क्षेत्र बन गया था। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, अकबर के नवरत्नों में से कौन सा जिसका जन्म सीतापुर के लहरपुर गांव में हुआ था और उसने दहशाला बंदोबस्त नामक भू राजस्व व्यवस्था लागू की थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और सारे ही क्वेश्चन ये हमारी बुक से लिए गए, ऐसा नहीं कि कहीं और से उठाए गए। सारे जो यूपी जीके स्कैनर बुक है उससे ही लिए गए। तो दहशाला बंदोबस्त नामक भू राजस्व की लागू की थी किसने? टोडरमल ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं राजा टोडरमल का जन्म सीतापुर जिले के लहरपुर गांव में हुआ था। एग्जाम में ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये पहले शेरशाह सूरी के दरबार में थे और बाद में अकबर की सेवा में आ गए थे। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अकबर के समय इन्हें दीवान का पद मिला और इन्होंने दहशाला बंदोबस्त व्यवस्था द्वारा भू व्यवस्था को एक नया रूप प्रदान किया था। तो दहशाला बंदोबस्त के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखेंगे किसके नाम से? टोडरमल के। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल बादशाह अकबर ने 1583 ईस्वी में प्रयाग शहर का नाम बदलकर डैश रखा और वहां डैश किले का निर्माण कराया। आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं क्योंकि इलाहाबाद रखा था। ऑप्शन नंबर डी तो करेक्ट हो जाएगा। और संगम के यानी जहां पर गंगा और यमुना का संगम होता है वहां पर किले का निर्माण कराया था। तो अकबर ने 1583 ईस्वी में प्रयाग शहर का नाम बदलकर इलाहाबाद यानी कि ईश्वर का निवास रखा और उसने इलाहाबाद के संगम के तट पर एक किले का निर्माण भी कराया था। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, हुमायूं द्वारा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में लड़े गए निम्नलिखित युद्धों अभियानों को कालानुक्रम व्यवस्थित करें।
चुनार का घेरा, कन्नौज और आपका कलिंजर अभियान, चौसा का युद्ध। तो ये आपको बताना है और इसमें क्वेश्चन सेम वही है जो अभी कराया था, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो 3-1-2-4 सॉरी 3-1-4-2, 3 सबसे पहले कलंजर का अभियान आ जाएगा। तो इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, अभी हम समझ भी चुके हैं। कलंजर अभियान हुमायूं का प्रथम सैन्य अभियान था। उसके बाद चुनार घेरा 1532 ईस्वी में शेरखान की शक्ति को रोकने के लिए। फिर चौसा का युद्ध 1539 में, इसमें हुमायूं की हार हुई थी। और कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था और युद्ध में हुमायूं पुनः पराजित हुआ और भारत से पलायन कर गया था। कुल मिला के जो भी क्वेश्चन कराया है उससे रिलेटेड ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। बस इस तरीके से भी मतलब एक क्वेश्चन को थोड़ा सा उलटफेर करके भी पूछ सकते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया हुआ है, गुजरात विजय की स्मृति में उसने 1575 ईस्वी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। दूसरा कथन है, जोधाबाई का महल गुजराती शैली से प्रभावित है, जबकि पंचमहल बौद्ध विहारों की शैली से बना है। अगला है, इबादत खाने का निर्माण 1582 ईस्वी में विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करने के लिए किया गया था। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी केवल तीसरा नहीं सही है, बाकी पहला और दूसरा सही है। इसको देख सकते हैं, क्योंकि इबादत खाने का निर्माण 1582 ईस्वी में नहीं हुआ था और उसका उद्देश्य दीन इलाही की प्रतिपादन करना था, ना कि मीटिंग करना। इसमें दिया भी है, क्या दिया था इसमें, विद्वानों के साथ चर्चा करने के लिए। तो इसको ध्यान रखेंगे। धार्मिक चर्चाओं की इबादत खाने का निर्माण पहले से ही हो चुका था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 में दिए गए मुगल कालीन युद्धों को सूची 2 में दिए गए उनके वर्षों से सुमिलित कीजिए। सही कूट का चयन करें। एक और आपको युद्ध दिए गए हैं, दूसरी ओर आपको वर्ष दिए गए हैं। तो सबसे पहले खानवा का युद्ध है, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध है, पानीपत का प्रथम युद्ध है, कलंजर का अभियान है। तो सबसे जो आपको इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कौन सा है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपका कब हुआ था, कुछ मिस्टेक करिए पहले पहले क्वेश्चन में शायद तराइन के युद्ध को पानीपत का बोला है, तो थोड़ी सी सुधार लीजिएगा, गलती हुई है अगर ऐसा हुआ है, मुझे लग रहा है, ठीक है। अगर कोई बात नहीं, अगर नहीं बोला है तो वैसे तराइन बोलना चाह रहा था मैं, पानीपत का बोला होगा, मुझे शायद ऐसा ध्यान है, ठीक है। चलिए, पानीपत का प्रथम युद्ध को कब हुआ था, 1526 ईस्वी में, तो ये इससे मैच हो जाएगा। अगला आपका कौन सा आ जाता है, खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। कलंजर अभियान आपका कब हुआ था, 1545 में। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, कब, 17 मार्च 1527 में। तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद आ जाता है आपका कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध। तो हुमायूं और शेरखान के बीच 17 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। नेक्स्ट आ जाता है कलंजर का अभियान, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी इसमें, तो ये कब हुआ था, 22 मई 1545 ईस्वी में। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनसे मतलब अब ये आजकल यूपी ट्रिपल इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसलिए मैचिंग करके आप इनको ध्यान रख सकते हैं। अब हो सकता है अगर हम इन क्वेश्चन कर लें तो एक लाइन वाला क्वेश्चन भी आपको यानी डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आपको मिल जाए। अगला क्वेश्चन है आपका, अकबर के प्रसिद्ध नवरत्न बीरबल जिनका मूल नाम डैश था, का जन्म उत्तर प्रदेश के नामक गांव में हुआ था। तो जो बीरबल थे उनका नाम क्या था, महेश दास। अगर आप देखें महेश दास आपको दो ऑप्शन में दिखता है, महेश दास और महेश दास। और हुआ कहां था इनका जन्म, तो हुआ था ये सीतापुर में या कालपी में। आपके पास इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन मिलेगा यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इनका जन्म हुआ था कालपी यानी कि जालौन में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो अकबर के नवरत्नों में सर्वाधिक प्रसिद्ध बीरबल का मूल नाम क्या था, महेश दास, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनका जन्म जालौन के कालपी में हुआ था। अकबर ने इन्हें कविराज की उपाधि दी थी, किसको, बीरबल को, यानी कि महेश दास को। अगला क्वेश्चन है आपका, किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात उत्तर प्रदेश में 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गए थे, जिनमें रोहिलखंड, फारुखाबाद और अवध प्रमुख थे। तो किसकी मृत्यु के बाद, आसानी से बता सकते हैं कि जब तक
औरंगजेब का शासन रहा, उसके बाद मतलब तब तक तो सही था मुगल साम्राज्य। उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में जब इनकी मृत्यु हुई, उसके बाद मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से बिखर गया था। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, औरंगजेब। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की स्थिति खराब हो गई। इसका लाभ उठाकर 1757 तक उत्तर प्रदेश के 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गए, जिनमें रोहिलखंड रोहिला के अंतर्गत, मध्वा फारुखाबाद के नवाब, अवध और पूर्वी जिले अवध के नवाब, मेरठ तथा बरेली के उत्तर में नजीब खान पठान की सरकार और बुंदेलखंड मराठों के अधीन शामिल थे। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, आगरा में स्थित निम्नलिखित मुगलकालीन स्मारकों को उनके निर्माण के कालानुक्रम के अनुसार पहले से बाद में व्यवस्थित करें। तो आगरा का किला है, इत्मादुल्ला का मकबरा है, ताजमहल है, अकबर का मकबरा और सिकंदरा में। तो इनमें सबसे पहला कौन सा आ जाएगा? तो सबसे पहले आगरा का किला, फिर उसके बाद आपका अकबर का मकबरा सिकंदरा में बना, फिर उसके बाद आपका इत्मादुल्ला का मकबरा और लास्ट में आपका ताजमहल। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 1 4 2 3। तो इसके बारे में देख भी सकते हैं। तो आगरे के किले की बात करें तो इसका निर्माण अकबर ने कराया था, कब? 1565 ईस्वी द्वारा, सॉरी 1565 ईस्वी में अकबर के द्वारा कराया गया था। अगला है अकबर का मकबरा, तो इसका निर्माण जहांगीर ने कब कराया था? 1605 से 1613 ईस्वी में इसको करवाया था। नेक्स्ट आ जाता है इत्मादुल्ला का मकबरा, तो इसका निर्माण नूरजहां ने 1622 से 1628 के बीच करवाया था। नेक्स्ट आ जाता है ताजमहल, तो इसका निर्माण 1632 में शुरू हुआ था और 1653 ईस्वी में पूरा हो गया था, जो कि शाहजहां ने कराया था। तो इसको आपको ध्यान रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में किसी से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अवध में 1732 में ईस्वी में किसने स्वायत्त राज्य की स्थापना की, जिसे बुरहानुल मुल्क की उपाधि से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? अवध के नवाब बने थे कौन? सादत खां। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 1732 से। तो मुगल साम्राज्य की कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर अवध के सूबेदार सादत खां बुरहानुल मुल्क ने 1732 ईस्वी में अवध को में एक स्वायत्त राज्य की स्थापना की और ये अवध का पहला नवाब था। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अवध के नवाब से यूपी जीके से रिलेटेड, यूपी ट्रिपल एससी के हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसको थोड़े से अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एक हमारी बुक भी लॉन्च की जा रही है यूपी जीके की थ्योरी। तो इतनी ज्यादा अलग तरीके की थ्योरी आपको देखने को मिलेगी जो आपने अभी तक किसी की बुक में नहीं देखी होगी। सारे फैक्ट जो आजकल यूपी ट्रिपल एससी क्वेश्चन पूछ रहा है वही आपको मिलने वाले हैं, और वो बुक आपकी यूपी पीएससी के एग्जाम में भी काम करेगी। तो उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, बस आपको बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि किनके मध्य हुई थी? तो बक्सर का युद्ध अगर आपको पता होगा किसके बीच लड़ा है तो आसानी से बता सकते हैं। शाह आलम द्वितीय थे जो मुगल बादशाह थे उस टाइम, शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, और रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की ओर से। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने 2 संधियां की, एक मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ, दूसरी अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। इलाहाबाद में हुई थी ये, ध्यान रखेंगे। संधि के तहत नवाब ने इलाहाबाद एवं कला को शाह आलम द्वितीय को देने, कंपनी को 50 लाख रुपये युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में देने पर सहमति व्यक्त की थी। तो इसको ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, अवध के निम्नलिखित नवाबों को उनके शासन काल के अनुसार पहले से बाद में व्यवस्थित करें। तो अगर आप इसे क्रम में व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता है अवध के पहले नवाब कौन थे? शहादत खां। तो इसलिए हमारा ये वाला और ये वाला यानी बी और सी हमारा कट हो जाता है। इस तरीके का आप यूज करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन में तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है तो इससे थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। तो इसमें दूसरा हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है वाजिद अली शाह के बारे में आप जानते होंगे, लास्ट नवाब थे, तो इसलिए आप देखेंगे दोनों में आपको वाजिद अली शाह लास्ट में दिख रहे हैं, तो यहां भी हमारी बात नहीं बन रही है। अब आ जाता है उसके बाद आपका कौन है? शुजाउद्दौला और आशुबुद्दौला। तो आशुबुद्दौला चौथे नवाब थे, तो इसलिए इसको आप आसानी से बता सकते हैं। तो सबसे पहला आपका दूसरा चौथा, तो दूसरा चौथा पहला तीसरा, पहले में कौन आ जाएगा? आपका आशुबुद्दौला। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से देख सकते हैं। अवध के नवाबों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। सबसे पहले सादत खां बुरहानुल मुल्क,
1732 से लेकर 1739 तक अवध के नवाब रहे थे। उसके बाद शुजाउद्दौला 1753 से, मतलब बीच में के हैं गायब, 1753 से 1775 तक। आसिफउद्दौला 1775 से 1797 तक। और उसके बाद मतलब जो चार हैं उनके हिसाब से क्रम है दिया हुआ। बहचत नवाब इनके बीच में भी आए थे। वाजिद अली शाह 1847 से लेकर 1856 तक। तो ये इसका क्रम रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, अवध के किस नवाब ने 1784 ईस्वी में मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़े का निर्माण कराया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो ध्यान रखेंगे। बड़े इमाम बाड़े का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था वाजिद अली शाह ने। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा, सॉरी इसमें आपका आ जाएगा आसिफउद्दौला, आसिफउद्दौला ने कराया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो अवध के चौथे नवाब आसिफउद्दौला का शासनकाल जो कितना रहा था? 1775 से लेकर 1797 तक। और इन्होंने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ को स्थानांतरित की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने मुहर्रम मनाने के लिए 1784 ईस्वी में लखनऊ में प्रसिद्ध बड़ा इमाम बाड़े का निर्माण करवाया था। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूची 1 में दिए गए अवध के नवाबों राजाओं को सूची 2 में दिए गए उनकी पहचान और घटनाओं से सम्मिलित करें। एक और शासक दिए गए, दूसरा पहचान उनकी घटना दी गई है। तो सादत खां, शुजाउद्दौला, गाजिउद्दीन हैदर, वाजिद अली शाह। सादत खां बुरहानुल मुल्क की बात करें तो इन्होंने क्या किया था? अवध का नवाबी संस्थापक ये हैं। नवाबी संस्थापक कौन है अवध का? तो ये दूसरे से मैच हो जाएगा। अगला है आपका शुजाउद्दौला। तो शुजाउद्दौला इलाहाबाद की संधि के लिए जाने जाते हैं। तो ये तीसरे से मैच हो जाएगा। आपका आ जाएगा वाजिद अली शाह। तो ये कौन है? ये हैं अवध के अंतिम नवाब, आप सब जानते हो इनके बारे में। और गाजिउद्दीन हैदर हो गए, तो ये हो गए अवध के प्रथम राजा। राजा पूछा है ना कि नवाब, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट होगा? ध्यान रखेंगे। पहले का तो आपका ए का किससे मैच हो जाएगा? दूसरे से। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। A2, B3, C4, D1। तो इसको देख सकते हैं। सादत खां अवध के नवाबी संस्थापक थे, पहले राजा, 1732 से लेकर 1739 तक। उसके बाद है शुजाउद्दौला। बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है गाजिउद्दीन हैदर। 1829 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने उसे राजा की उपाधि से सम्मानित किया था और वो अपने खानदान का पहला राजा कहलाया था। नेक्स्ट है वाजिद अली शाह। तो अवध के अंतिम राजा थे जिसे 1856 में अंग्रेजों ने पदच्युत कर दिया था, यानी कुशासन का आरोप लगकर ये हड़प नीति के तहत इसको हड़प लिया था। अगला क्वेश्चन है, अवध के चौथे नवाब डैश ने 1775 ईस्वी में अपनी राजधानी फैजाबाद से डैश स्थानांतरित की और 1784 ईस्वी में प्रसिद्ध बड़ा इमाम बाड़े का निर्माण करवाया था। तो ये क्वेश्चन अभी करा चुका हूं, आसानी से बता सकते हैं ये कौन से नवाब थे अवध के? तो ये थे आसिफउद्दौला। और ये फैजाबाद से इन्होंने अपनी राजधानी कहां करी थी? लखनऊ में स्थानांतरित कर दी थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो अवध के चौथे नवाब आसिफउद्दौला ने 1775 ईस्वी में अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी और इन्होंने मुहर्रम मनाने के लिए 1784 ईस्वी में लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया था, जो अपनी भूल भुलैया के लिए भी प्रसिद्ध है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने किस आधार पर अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को पदच्युत कर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो किसमें मिला लिया था? कुशासन के आरोप लगाकर मिलाया था। तो इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर उन्हें पद से हटा दिया और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। ध्यान रखेंगे, ये घटना 1857 के विद्रोह के प्रमुख राजनीतिक कारणों में से एक बनी थी। तो ये आपने इसके बारे में पढ़ रखा होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे यूपी जीके के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने यूपी जीके स्कैनर अपनी बुक से लिए थे। आई होप आपको ये वेरी हेल्पफुल लगे होंगे। अगर आपको खुद से प्रैक्टिस करना है तो इस बुक में लगभग 2000 के आसपास क्वेश्चन दिए गए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं और नए क्वेश्चन भी दिए गए हैं। यानी जितने भी नए 2025 में यूपी SSSC ने एग्जाम कराए वो क्वेश्चन भी यूपी जीके के शामिल हैं। और इसके अलावा इसमें एक छोटा सा भाग आपका जिला दर्शन का भी दिया गया है और इंपॉर्टेंट MCQ भी दिए गए हैं। तो इसको आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं, अदरवाइज खुद से भी प्रैक्टिस जो हम करा रहे हैं ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी ये हमारी सारी बुक हैं अभी जो अवेलेबल हैं। ये AGTA की बुक है, ये भी आपको मीशो पर मिल जाएगी और खुद से भी परचेस कर सकते हैं।
होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट है, आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट है, कंप्यूटर स्कैनर है, यूपीजी के स्कैनर है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा होगा और कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है, एक वो थोड़ी सी मिस्टेक बोलने में हुई है। जो पानीपत का युद्ध बोला है शायद तराइन का, मुझे पक्का ध्यान नहीं है, शायद मैंने तराइन के युद्ध को पानीपत का युद्ध बोला है, तो उसमें आप सुधार कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करें। बाकी लेखपाल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जूनियर असिस्टेंट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।